हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी करे होंगे खुश होकर, क्योंकि अभी वैसे भी एग्ज़ाम आ रहे हैं तो पढ़ना तो है ही। तो आज मैं आपसे बात करूंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी के बारे में, और थोड़ा बहुत बात करूंगा आपकी पढ़ाई को लेकर जो एग्ज़ाम के लिए है। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था हमारे चैनल ने, उसमें मैंने बता दिया था कि बायोलॉजी की स्ट्रेटजी के बारे में, कि कैसे बायोलॉजी पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्ट्रेटजी के बारे में। फिर बात करूँगा मैं कि एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है ना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री में बात करता हूँ पहले फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे टॉपिक आते हैं मोल कंसेप्ट, सॉल्यूशन, एटॉमिक, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो मैं बात कर रहा हूँ कि इन टॉपिक्स को पहले तो बता देता हूँ कि पढ़ना क्या है इनमें। तो केमिस्ट्री में अभी आपको जितना भी टाइम बचा है एग्ज़ाम के लिए, उनमें प्योरली बुक ही पढ़नी है। नहीं तो एनसीईआरटी पढ़नी है, नहीं कोई गाइड पढ़नी है, नहीं कोई मॉड्यूल पढ़ना है, प्योरली बुक पढ़नी है। और जितनी बार हो सके उतनी बार आपको उसका रिवीजन करना है। तो जैसे कि टॉपिक है पहला मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट देखो, थोड़ा टॉपिक टफ पड़ता है, थोड़ा सा हार्ड, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा बड़ा टॉपिक है। और इससे क्वेश्चन आते हैं 2 से लेकर 3 क्वेश्चन। या तो होता है इससे बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे तो बहुत मतलब वो सबसे हो जाएंगे, या फिर बहुत टफ आएंगे ना क्वेश्चन तो हो भी जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको टाइम लग जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस टॉपिक को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, मतलब थोड़ा लास्ट में जाके पढ़ेगा। अगर टाइम कम है तो टाइम बचे तो ही पढ़ना। इसके बजाय आप केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े, उससे 3-4 क्वेश्चन फिक्स आते हैं। और ये टॉपिक भी इजी है। अगर आपको इसमें लॉ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बिल्कुल इजी टॉपिक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना इजी टॉपिक है, 2 क्वेश्चन आते हैं। आपको मोल कंसेप्ट के कंपेरेटिवली बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो आप पढ़ते टाइम ये दिमाग में रखिए कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़े, आप उनको उतना ही टाइम दीजिएगा। अगर ऐसा हो कि टॉपिक ही बड़ा हो, क्वेश्चन भी उससे बिल्कुल कम ही आ रहे हैं और थोड़े टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसके बजाय ये ना कि जो सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल टॉपिक है, टाइम भी कम लग रहा है, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप पहले उनको पढ़ेगा। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री बिल्कुल इजी टॉपिक है, 3-4 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं और ये फिजिक्स से भी लिंक है, तो आप इजीली इसे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। तो अब मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे टॉपिक है पीरियोडिक हो गया, बॉन्डिंग हो गया, मेटलर्जी हो गया, ब्लॉक केमिस्ट्री हो गया। तो इनमें से जैसे बात करूँ बॉन्डिंग की, तो बॉन्डिंग कितना इजी से टॉपिक है। इजी टॉपिक के साथ साथ इससे क्वेश्चन आते हैं 5 से 6, है ना। ठीक है, तो आप और जो मैं बात कर देता हूँ कि अभी जो ब्लॉक केमिस्ट्री है, ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, क्योंकि इतने टाइम में एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिखा होता है, फालतू का भी लिखा होता है। तो टाइम वैसे भी कम है, तो एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। आपको जो नोटबुक में कराया हुआ है बॉन्डिंग के अंदर, सॉरी ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर, तो अभी वही पढ़ना है, क्वेश्चन वहीं से आते हैं। और इसको अवॉइड नहीं करना है बिल्कुल ही, कि कुछ लोग सोच लेते हैं कि टॉपिक बड़ा है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक्स को अवॉइड नहीं करना है बिल्कुल भी, पूरा देखना है और बुक से पढ़ना है। और क्वेश्चन भी इससे अच्छे खासे आते हैं, 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। हाइड्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, जो भी फैमिली है बहुत सारी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो अगर आपके पास टाइम कम है बहुत ही, तो आप आईपीसी को भी नहीं पढ़िए। आइसोमेरिज्म को आप फ्रिक्वेंटली रिवाइज कीजिएगा। नेमिंग रिएक्शन है जो भी NAR NSR जो भी रिएक्शन है, ER ESR, तो आप उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिएगा। इसके अलावा जो 3 के लास्ट में टॉपिक है, 3 लास्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक में 12th के एनसीईआरटी में, पॉलीमर वगैरह, तो इनको इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि इनसे अगर आप इनको 2 बार अच्छे से पढ़ लिए हो तो आपके इनसे आने वाले 3 क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होने हैं, सही सही होने हैं। ठीक है, तो अब जब आप पढ़े तो टॉपिक का मतलब ओवरव्यू लेकर पढ़े कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आप उस हिसाब से पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा मोस्ट ऑफ। ठीक है,
तो अब केमिस्ट्री में पढ़ना टोटली आपको नोटबुक ही है, और ऐसा नहीं कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको जाके जो आपकी रफ नोटबुक है उसमें लिख के देख रहे हो, एक कोई टॉपिक आ गया उस पर आप रुक कर पढ़ रहे हो उसको। अभी इतना टाइम नहीं है, तो शायद मेरे हिसाब से जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना चाहिए, और जितना हो सके उतने मैक्सिमम मार्क करना चाहिए, 1 बार 2 बार जितना भी हो सके। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फिजिक्स की स्ट्रेटजी। और अगर एक बात और बता देता हूँ कि केमिस्ट्री जिनकी अच्छी है तो आप 40 से आराम से क्वेश्चन ऊपर से ही कर सकते हो, इजीली 40 क्वेश्चन जिनकी अच्छी है। तो मतलब 1 या 2 क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ आता है केमिस्ट्री में, बाकी 43 44 तक बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ईजी पूरे नोटबुक से क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप लास्ट ईयर के 7-8 कुछ साल के क्वेश्चन देखोगे तो कॉन्सेप्ट 90 to 95% तक के कॉन्सेप्ट वहीं से आते हैं 7-8 साल से। तो मैं बता दूंगा लास्ट में कि क्या पढ़ना है वो। अभी मैं बात करता हूँ फिजिक्स के। तो फिजिक्स में जैसे टॉपिक मैं बात करूँ, पहला टॉपिक आता है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में मैं पहले बात करूँ जैसे कि वेक्टर 1D 2D, और एक आता है रोटेशन। तो वेक्टर 1D 2D कितना ब्रॉड टॉपिक है, थोड़ा टेढ़ा पड़ता है थोड़ा सा, और रोटेशन टॉपिक इनके कंपेरेटिवली छोटा है, और क्वेश्चन आते हैं इनके बराबर। 2 या 3 क्वेश्चन रोटेशन से आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन वेक्टर 1D 2D से आते हैं। और अगर आपने रोटेशन अच्छे से पढ़ लिया तो उनमें क्वेश्चन सही करने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल पूरी है। अगर 1D 2D में क्वेश्चन अच्छा आ गया तो ठीक है आपको आता है, लेकिन उस क्वेश्चन को करने के लिए टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इससे अच्छा है ना कि आप या तो ईजी आने वाला तो वैसे हो जाएगा, तो आप इससे अच्छा है कि आप रोटेशन को ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा, उस पर ज़्यादा जाइए। NLM फ्रिक्शन को थोड़ा पढ़ लेगा, सर्कुलर को पढ़ लेगा। फिर बात करूँ मैं मॉडर्न फिजिक्स की। तो मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं, इजी टॉपिक है, तो आप इनको भी फ्रिक्वेंटली बार बार रिवाइज कीजिएगा। फिर बात करें ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स के भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं रे ऑप्टिक्स से, एक या दो क्वेश्चन भी ऑप्टिक्स से आते हैं। तो अगर आपको टॉपिक पढ़े, मैंने पहले बता दिया कि कौन से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे ऑप्टिक्स की बात करूँ तो ऑप्टिक्स में जैसे एक क्वेश्चन प्रिज्म से फिक्स है, और एक क्वेश्चन प्रिज्म से फिक्स है, और एक TIR हो गया, इसके अलावा लेंस से हो गया, इनसे फिक्स है। तो 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आते हैं, और बाकी जो कि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा वो इंस्ट्रूमेंट से आएगा या फिर रिफ्लेक्शन से आने वाला है। तो आप टॉपिक को पढ़े तो ये ध्यान में रख के पढ़े। फिर बाद में सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर कितना इजी टॉपिक है, 3 क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप सेमीकंडक्टर पढ़े तो ये ध्यान रखिए, पीछे से रिवाइज करें कि एक क्वेश्चन गेट से आने वाला है तो पहले गेट पढ़ लेगा, एक क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से आने वाला है तो ट्रांसफार्मर पढ़ेगा। और जब आप पढ़े सेमीकंडक्टर तो जो शुरू में आती है जो जंक्शंस बायर्स शुरू में थ्योरी, तो उनको आप लास्ट में पढ़ेगा अगर टाइम बचे तो, होल के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इसके अलावा जो 12th की टॉपिक है जैसे कि इलेक्ट्रोस्टेट, कैपेसिटर, EMI, AC, MEC, इस अगर आप इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ेंगे तो आपका ग्रेविटेशन 2/3 हो जाएगा। और ग्रेविटेशन कितना इजी टॉपिक है, 2 या 3 से क्वेश्चन आते हैं, और 2/3 आपका इलेक्ट्रोस्टेट से हो रहा है। ठीक है, और लगभग फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स हैं। तो अभी भी मैं बता देता हूँ कि फिजिक्स में भी आपको प्योरली अभी नोटबुक पढ़नी है, नई NCERT सोल्व करना है, नई कोई मॉड्यूल करना है, और नई और अदर को सप्लीमेंट। और अभी भी आप पढ़े तो आप हर क्वेश्चन को नोटबुक में जाके नहीं पढ़ेगा। जैसे कि कोई टॉपिक पढ़ रहे हो आप, तो आप उस टॉपिक को केवल एक बार सोचें कि क्या फॉर्मूले हैं उनको देखना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उनको देखना। हर क्वेश्चन को आप लिख कर सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है अभी इतना। ठीक है, तो अगर आपकी फ़िज़िक्स अच्छी है तो आराम से आप 35 क्वेश्चन क्रॉस कर जाएंगे। तो मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में भी सुपरफिशियली बता दिया गया। अब मैं बता देता हूँ कि अगर कोई बंदा खुद की स्ट्रेटजी से पढ़ रहा है, उसका आउटपुट अच्छा आ रहा है, उसके जो DTS में उसमें भी अच्छे नंबर आ रहे हैं और खुद से सेटिस्फाइड है, तो उसको किसी की भी स्ट्रेटजी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपसे नीट के बारे में थोड़ा बहुत है। तो अगर आप अभी DTS दे रहे हो तो नीट से 5 या 6 दिन पहले आपकी DTS भी बंद हो जाएंगे। तो तब आपको क्या करना है कि जो नीट के
2013 से 19 तक के क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कीजिएगा। 2013 से पहले वाले मत कीजिए, 2013 से लेकर 19 तक सोल्व कीजिएगा। उसके क्या फ़ायदे हैं, एक तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, इसके अलावा आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी, स्पीड भी अच्छी आएगी, और क्वेश्चन आपके नीट में भी अच्छे होंगे, सही हो जाएंगे। क्योंकि जो नीट में क्वेश्चन आते हैं वो 92-95% के कॉन्सेप्ट पिछले साल के क्वेश्चन हैं उनसे ही आते हैं। तो 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होते हैं, डेटा चेंज हो जाए उनके, और बाकी पिछले साल वाले क्वेश्चन आते हैं जो 8-10 सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप DTS के पेपर दे रहे हो उनको तो बिल्कुल छोड़ना है ही नहीं, उनको देना है। इसके अलावा अगर आप खुद से एग्ज़ाम के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने इतने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, एग्ज़ाम के हो भी रहे हैं, और पेपर भी ऐसा आएगा तो मैं इस टॉपिक से कर लूँगा वो क्वेश्चन, ठीक है। इससे अलावा आपकी स्पीड भी अच्छी रहेगी क्योंकि आपको क्वेश्चन करने की हैबिट बढ़ जाएगी। आपका जो माइंड सेट है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हो जाएगा लास्ट में। क्वेश्चन को हैंडल करने का, क्वेश्चन को सोल्व करने का जो आपका माइंड सेट है वो नीट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो आप हर ऑप्शन टू ऑप्शन ही उसको चेक करोगे, साइड में आप ज़्यादा नहीं सोचोगे फालतू का इधर उधर का, तो इससे आपकी सिली मिस्टेक्स भी बचेगी, ठीक है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि अभी पढ़ना कितना है। तो वो है कि आप ये नहीं कि आप सुबह 4 बजे पढ़े, उठ के 7 बजे पढ़े, रात को लेट तक, तो वो अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। आपकी जो एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है वो 2 से 5 है। तो कुछ लोगों के अगर दोपहर की सोने की आदत है तो उसको अवॉइड कीजिए। तो आपका कम से कम 2 से 5 तक सिटिंग ऐसा रखना है कि उसमें या तो क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा या पढ़िएगा, मतलब उस टाइम आपका माइंड एक्टिव रहना चाहिए। अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी नहीं है 2 से 5 बैठने की तो आपके एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, क्वेश्चन नेगेटिव होने के चांस बढ़ जाएंगे, आपके आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो आप सिटिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी 2 से 5, एटलीस्ट ये 3 घंटे तो रखने हैं। और जब आप घर पे क्वेश्चन सोल्व करते हो, जैसे कि 50 क्वेश्चन लेके बैठ गए, तो आप ये नहीं कि उसको 3 घंटे तक वही 50 क्वेश्चन कर रहे हो, फिक्स टाइम लिमिट लेके करना पड़ेगा। ये 50 मिनट में करना है, 40 मिनट में करना है, 45 मिनट में करना है, जैसे भी, लेकिन फिक्स टाइम लिमिट लेके, ऐसा नहीं कि 3 घंटे बैठ गए, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में जाके पूछिएगा कमेंट में, तो हम एग्ज़ाम से पहले और वीडियो अपलोड करेंगे इससे रिलेटेड। और अभी आपको डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं लेना पड़ेगा, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। हाँ, थोड़ा बहुत तो आता है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत नहीं आ रहा, बिल्कुल ही वो चिल्ली है, मस्त है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप में थोड़ा बहुत एग्ज़ाम को लेकर स्ट्रेस है, पॉजिटिव स्ट्रेस है, तो इसका मतलब आपके जो बॉडी में हार्मोनल जो बैलेंस लेवल्स है वो नॉर्मल है, बैलेंस है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, पैनिक नहीं होना कि मेरे को थोड़ा टेंशन हो रहा है, ये हो रहा है, सब नॉर्मल है, हार्मोनल है तो सबकी होगा, ठीक है। तो अभी मेरे को कुछ ज़्यादा है नहीं कि क्या बोलूँ, है ना। तो आप जिसको भी कुछ दिक्कत है वो तो कमेंट में जाके पूछ सकते हो, तो पर्सनली बता देंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट वंस अगेन, अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से देगा, बिल्कुल खुश होकर, कॉन्फिडेंट होकर, ठीक है। थैंक यू।